हाय गाइस, वेलकम टू द मार्केट यूनिवर्सिटी। ये हमारा मिथ बस्टर सीरीज़ का पहला एपिसोड, हाउस बाय वर्सेस रेंट। यहाँ हम ये डिस्कस करने वाले हैं हमें घर खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए। तो ज़्यादातर मिडिल क्लासेस हाउसेस में और जब वर्किंग क्लास जो लोग होते हैं उनके मन में हमेशा डाउट होता है या उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जब उनके पास एक डाउन पेमेंट का सफिशिएंट कैश हो जाता है और उन्हें एक घर की ज़रूरत होती है। तो वो हमेशा डायलेमा में रहते हैं कि हमें घर खरीदना चाहिए या अपने रेंट वाले घर को ही कंटिन्यू करना चाहिए। अब चूंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे कुछ मिथ्स भी होते हैं जिसका मतलब कि लोगों को सिर्फ कही सुनी बातें पता होती हैं या फिर उनका फुल एवेल्यूएशन नहीं होता है कि ये हमारे फेवर में है या नहीं। और इसकी वजह से वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कई लोगों से डिस्कशन करते हैं, कई तरीके की रिसर्च करते हैं अपनी तरफ से। तो हमने उन सभी फैक्टर्स को एक साथ कंसिडर करने की कोशिश की है और हम यहाँ पे दिखाएंगे, उसका एक साइंटिफिक एवेल्यूएशन करेंगे कि हमें इन दोनों में से क्या करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस डिसीजन को लेते समय कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाएं। एज यू कैन सी कि घर खरीदते समय जो मेन फैक्टर्स है फाइनेंशियल, सबसे बड़ा फैक्टर फाइनेंशियल है, क्योंकि बिना उसके आप घर खरीदने का डिसीजन लेने के लिए सोचते भी नहीं हैं। और आफ्टर दैट आता है इमोशनल और कंफर्ट और कन्वीनियंस। सो इमोशनल मीन्स लाइक, तो वो हमेशा रहता है कि नहीं अपना घर ही बेटर है रेंट के घर से। कई सिटीज़ में या कई लाइफस्टाइल में होता है कि आप रेंट के घर से बहुत परेशान हैं, आपको वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है या आपकी अपनी लाइफस्टाइल में कन्वीनियंस नहीं आ पा रही है, आपका ऑफिस मैनेज होना या आपकी फैमिली मैनेज करना। जैसे कि एक टिपिकल न्यूक्लियर फैमिली में आपकी वाइफ एंड किड्स होते हैं या आपके कभी पेरेंट्स भी आपके साथ रहने आते हैं, तो आपको हमेशा लगता है कि हमारा रेंट का घर छोटा है और आप एक अपने बड़े घर की तरफ देखते हैं या आपको कोई लोकेशन अच्छी लगती है। तो इन सभी फैक्टर्स को हम एवेलुएट करेंगे। अब यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन और कंफर्ट कन्वीनियंस आप काफ़ी ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हो, बट इमोशनल डिसीजन काफ़ी सब्जेक्टिव है। तो यहाँ हम उस पार्ट को नहीं कह सकते क्योंकि हर किसी के लिए इसका लेवल अलग होता है। तो कुछ लोग कह सकते हैं नहीं मैं घर अभी ओन करूँ या बाद में, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपना कंफर्ट और फाइनेंस देखना है। बट कुछ लोग हैं नहीं, जिनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है या उनके पास सफिशेंट रिसोर्सेज हैं, वो कह सकते हैं कि नहीं हम अपना घर ओन करेंगे, हम क्यों रेंट पर रहें। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कि इसको अपना देखना चाहते हैं कि किस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, किस तरह हमको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंट हो। ये फैक्टर डिसाइड करते समय सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि इसके पीछे क्या क्या मिथ्स है। सो इफ़ यू सी कि सबसे पहला मिथ होता है कि रेंट पेड इज़ अ वेस्ट मनी। सो हर महीने जो लोग रेंट पे करते हैं उन्हें लगता है कि ये मेरा पैसा सिर्फ वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं ये घर छोड़ूंगा, लेट्स से आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, और उसके बाद मैं किसी रेंट पे जाऊंगा या मैं कई साल रेंट पे करता रहूँगा, तो मैंने जो भी पैसा पे किया है वो मेरा वेस्ट हो गया या फिर उस पैसे की कोई रिकवरी नहीं है। इस पैसे को पे करने के बाद मेरे पे कोई खुद का एसेट नहीं होने वाला है। ये लगता बहुत सिंपल है बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। इस देखेंगे क्यों, क्योंकि फैक्ट्स आर कि रेंट जो आप पे करते हैं और जिस घर में रहते हैं वो इसका फ्रैक्शनल अमाउंट होता है। लाइक कि घर की कीमत आपकी करोड़ों में हो सकती है जबकि आप रेंट सिर्फ थाउजेंड्स में पे करते हो। तो इतने बड़े एसेट को इतने कम में उसका यूज़ कर पाना इज़ वेस्ट मनी नहीं है। क्योंकि आपने कई जगह जब आपको ट्रेन ट्रैवल करना होता है तो डैट डजन मीन कि आप ट्रेन खरीद लेते हो, आप सिर्फ उसकी यात्रा का खर्चा देते हो। तो उसी तरह जब आप घर को एक यूज़ करना चाहते हो टेम्प्रेरी, तो आप उसको यूज़ करने का एक पैसा दे रहे हो, दैट्स इट। इट्स नॉट अ वेस्ट मनी। एंड द थिंग इज़, यदि आप उस घर को ओन करना चाहोगे तो आपको या तो अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा या आपको डेट लेना पड़ेगा। और आप जानते हो कि डेट लेना या फिर कर्जे का जो बोझ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जब आप इसको रेंट पे करते हो तो आप काफ़ी फ्री लाइफ जीते हो। अनदर थिंग इज़ कि इसके पास आपके पास एक लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है जब आप रेंट पर रहते हो। तो लेट्स से आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, आपको जब चाहे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने का रेंट पे करते हो और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, तो आपकी लाइबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है। आपको कई सारे अननेसेसरी अननोन रिस्क के साथ डील नहीं करना पड़ता। आपका कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होता है, आप कभी भी उस घर से मूव कर सकते हो। आपका कोई उस पर कोई मॉर्गेज नहीं है या फिर कहते हैं उस पर कोई लोन नहीं है बहुत बड़ा जिसको आपको हर महीने पे करना ही करना है। आप किसी सिटी में यदि जॉब कर रहे हैं और यदि लेट्स से आपको 1 साल या 2 साल ऐसी कन्वीनियंट मिलती है कि आप उस जगह आपको ऑफिस नहीं जाना या उस सिटी में नहीं रहना, तो फॉर द टाइमिंग आप वो पैसा बचा सकते हो। बट लेट्स से यदि आपने वो घर खरीद रखा है तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है विच जो कि आपको रेगुलर पेमेंट करनी ही करनी है।
अनदर थिंग इज़ कि आपको ये रेंट का कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जब आप घर ओन करोगे तो आपको उसकी कई सारी मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी और कई सारे टैक्सेस लाइक प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जब आप ख़रीदते हो उस समय भी कुछ टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं, तो आपको वो टैक्सेस का खर्चा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि घर की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी पे हो रही है, तभी आप कह सकते हो कि रेंट पेड इज़ अ वेस्ट मनी, अदरवाइज नॉट। अनदर मिथ इज़, लोग सोचते हैं कि घर खरीदना एक बहुत ही अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। सो ये एक मिथ बेसिकली सारे प्रॉपर्टी डीलर्स और जो कि आपको घर बेचना चाहते हैं वो हमेशा यही कह के बेचा जाता है कि इसमें आप रह भी सकते हो और ये आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। तो नो डाउट कि इट इज़ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, बट जब हम कहते हैं कि हमें घर रहने के लिए लेना है, तो आप वो उसको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से नहीं देखते हो, और यदि आपको उसको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखना भी है तो आपको सिर्फ ये कहना कि हमारा रहना भी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, वो एक अच्छा तरीका नहीं है। क्योंकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को उसके रिटर्न के जरिए देखते हैं, उसकी एसेट क्वालिटी के रूप में देखते हैं। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कई तरीके का हो सकता है, कोई प्लॉट हो सकता है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन आप जिस घर में रहते हो वो सबसे अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, आप ये नहीं कह सकते। मे बी आप किसी जगह रेंट पे कर सकते हो, कोई अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स अलग से ले सकते हो जो आपको बेटर रिटर्न दे। तो विदाउट कंपेयरिंग रिटर्न्स आप ये नहीं कह सकते हो। कई सारी क्रिसिल की रिपोर्ट्स हैं या फिर कई सारी अदर हाउस प्रॉपर्टी की रिसर्च हैं, या फिर आप देखोगे बड़े शहरों में मोस्टली आप जो अपार्टमेंट खरीदते हो, क्योंकि इंडिविजुअल लैंड खरीदना तो आजकल पॉसिबल नहीं है मिडिल क्लास फैमिली के लिए मेट्रो सिटीज़ में, बट उसको देखा जाए तो उनके रिटर्न इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हैं कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस। ये आपको बहुत ही नॉमिनल 4-5%, 6%, 7% की रेंज में मिलेंगे, वो भी तब यदि वो भी कई सारे उतार चढ़ाव के थ्रू जाता है। कई बार हाउसिंग क्राइसिस आ जाते हैं, कई बार रिसेशन आ जाता है, कई बार मार्केट अच्छा नहीं होता है, इवन घर को ख़रीदना बेचना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो फैक्ट्स आर कि ये डिपेंड करता है कई सारी मार्केट कंडीशन में आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन और उसकी क्वालिटी पर, ना कि इट्स ये जेनरिक फैक्ट नहीं है कि इट्स अ गुड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। एंड द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ हैविंग कंसिडर हाउस एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ कि ये सबसे ज़्यादा इलिक्विड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आपको एक बहुत ही मेजर चंक ऑफ योर सेविंग्स आपको लगाना पड़ता है, और वो पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है। जब भी आप उस पैसे में से, आप ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते हैं, आपको पूरा ही बेच के पूरा ही पैसा रिकवर करना पड़ता है, जो कि इलिक्विडिटी लाता है, और इस केस में आपको उसकी फेयर प्राइस कभी नहीं मिलती जब भी आपको ज़रूरत होती है। तो और इसके अलावा आप, जैसे कि आप इसको यदि इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करे बगैर आप इसकी वर्थ का आइडिया नहीं लगा सकते। मिथ इज़ कि अपना हाउस ओन करना इज़ ऑलवेज़ कंफर्टेबल, सो दैट इज़ नॉट ट्रू। सो मैं मानता हूँ कि कई जगह लोग रेंट पर रहने वाले बहुत परेशान रहते हैं, मकान मालिक से हो सकते हैं, ओनर से, या फिर उनको हर महीने, हर साल या 2 साल में उनको चेंज करना पड़ सकता है और वो एक इनकन्वीनियंस लाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ नॉट कि दैट ये ऑलवेज़ ही कंफर्टेबल रहेगा अपना घर, क्योंकि अपने घर के साथ अपनी एक लाइबिलिटी आती है, अपना एक माइंडसेट आता है घर को मेंटेन करने का, जो कि रेंट वाले घर में नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, तो आप फैक्ट्स देखेंगे कि ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पे। तो आप एक बार जब घर लेते हैं तो मे बी आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, और आप सपोज़ आप किसी एक फ़ेज़ में किसी बड़ी सिटी में लाइक मुंबई, बेंगलोर एंड दिल्ली में आप सिर्फ 2 BHK खरीद पाते हैं बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है आपको 3 BHK की ज़रूरत हो, तो ये इतना ईजी नहीं होता है कि आप अपने करंट घर को बेच दें और नया ले लें। जबकि रेंट वाले घर में आप हमेशा वो मूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर नीड। तो ये एक हमेशा एक डायनामिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सो आप कंफर्टेबल है या नहीं आप हमेशा नहीं कह सकते। दूसरी चीज़ आती है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी की। सो द थिंग इज़, एक बार आपने घर खरीद लिया तो मोस्टली या तो आपको उस घर में रहना ही पड़ेगा, इवन आपका यदि ऑफिस कहीं शिफ्ट हो जाता है, आपको किसी दूसरी जगह वर्क प्लेस जाता है, या आपके घर में अदर लोग हैं जो जिनको कहीं आना जाना पड़ता है, आप एक फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए हमेशा उस घर से बंध जाते हो। और यदि बनते भी नहीं हो, यदि आप दूसरे जगह मूव भी करना चाहते हो, तो आपने अपने घर में जो लोन पे कर रहे हो उसको रिकवर करने के लिए, या आपने जो इन्वेस्ट किया है उसकी वर्थ निकालने के लिए आपको उसे रेंट वगैरह पे देना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक टीडियस काम बन जाता है। और इसके लिए आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को मूव करने के लिए हमेशा आप एक बर्डन फील करते हो। यदि आपने किसी एक जगह पे घर खरीद लिया, आप जनरली कोशिश करते हो कि मेरा सारा वर्क प्लेस अराउंड ही रहे। इसके लिए हो सकता है आप कई सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाओ या उनकी तरफ ध्यान ना दो, या जब भी आपके साथ ऐसा केस आए ये हमेशा आपके लिए ब्लॉकर रहेगा और आपको आपके रिटर्न में बेसिकली उसको काफ़ी कम कर देगा। सो
ये डिसीजन लेते समय कि हमें घर ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना या रेंट करना है, तो ये सारे मिथ्स आपको हटाने पड़ेंगे और इसको एक साइंटिफिक एवेल्यूएट करना पड़ेगा। तो मोस्टली यदि आप देखो कि घर खरीदना है या रेंट करना, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे अनरिकवरेबल कॉस्ट। सो अनरिकवरेबल कॉस्ट इज़ जब आप लेट्स से एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड में यदि आपने घर रेंट पे लिया है या ख़रीदा है, तो आप देखोगे मेरा कौन सा ऐसा पैसा है जो कि चला गया मेरी लाइफस्टाइल उस घर को ओन करने के लिए, उस घर के रहने की फैसिलिटी के लिए, जो कि अब मुझे नहीं मिल सकता या जिसकी अब एसेट वैल्यू नहीं है। तो रेंट के केस में आपने जो भी पर मंथ रेंट पे किया है दैट इज़ गॉन, लाइक आपने वो एक तरीके से खर्च कर दिया अपने रहने के लिए, अब उसका कोई एसेट नहीं बनेगा आपके पास। जबकि यदि आपके पास अपना घर है, तो अपना घर का आप जो भी घर का प्राइस पे करते हो वो तो आपको एज एन रियल एस्टेट एसेट की तरह आपके पास रहेगा। लेकिन कुछ खर्चे जो आप उसको दे चुके होंगे, जैसे कि आप उस पीरियड में जो भी टैक्स स्टैट्यूटरी कॉस्ट पे करोगे उस घर पर, प्रॉपर्टी टैक्स एंड ऑल, वो आपके घर ओन करने की कॉस्ट होगी जो कि अनरिकवरेबल है। सेम वे इज़ मेंटेनेंस कॉस्ट। सो घर में कई तरीके की चीज़ें हो सकती है, आप जैसे सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ कई तरीके के खर्चे आपको पे करने पड़ सकते हैं। आपको हर पीरियडिकली घर में कुछ कुछ रिपेयर एंड इम्प्रूवमेंट्स कराने पड़ेंगे अपने लिए, वो मेंटेनेंस कॉस्ट में आता है। जो कई बार मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ नॉट ऑलवेज़ कि आपके घर की वैल्यू को बढ़ाएगा ही, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए चला जाता है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा कॉस्ट विच इज़ डेट एंड इक्विटी। डेट एंड इक्विटी यहाँ पे कैसे समझा जाता है, जब आप एक घर ओन करते हो तो हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का सर्कमस्टेंसेस लेते हैं किसी भी बड़ी सिटी में, जो जहाँ घर की कीमत आजकल टिपिकल एक एवरेज घर की कीमत 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच पहुँच चुकी है। वहाँ पर आप सारा घर एक साथ नहीं लेते हो अपने पैसे से, तो यदि आप अपने पैसे से लेते भी हो तो वो आपके इक्विटी या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। तो जो कॉस्ट आपने घर को ख़रीदने के लिए दे दिया पैसा, आपने चाहे डाउन पेमेंट में दिया या पूरा घर कैश में लिया, तो वो जो पैसा है वो बेसिकली आपका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उस पैसे को यदि आप घर नहीं खरीदते तो उसको आप बेसिकली किसी और चीज़ में लगा सकते थे और वहाँ से मे बी मच बेटर रिटर्न ले सकते थे। दैट इज़ कॉल्ड आपकी इक्विटी या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकंड थिंग इज़ द डेट कॉस्ट। डेट कॉस्ट इज़ लाइक व्हेन आप जब घर खरीदते हो तो आप एक हाउस लोन ले पाते हो, जो कि लाइक आपको लगेगा आपको एक फ्री का लोन मिल रहा है एक्स्ट्रा पैसा, बट आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही है। दैट इंटरेस्ट इज़ द डेट कॉस्ट, नॉट द एक्चुअल प्रिंसिपल पेमेंट, क्योंकि उसका तो आपका एक एसेट क्रिएट हो गया ना विदाउट आपके अपनी पैसे के। तो जो मॉर्गेज आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपका कॉस्ट बनता है। हमने इन सारी कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए केस स्टडी किया है, तो आप उसको हमारी अगली वीडियो में देख सकते हैं और इसके लिए एक मैथमेटिकल पूरा एवेल्यूशन करके अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हम इसी तरह के और एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे।